इस वक्त मेरे साथ सुरेंद्र भाटिया हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रेमचंद जी, आपके पास आऊंगा। अश्विनी राणा मेरे साथ अर्थशास्त्री हैं। अश्विनी जी और सुरेंद्र भाटिया जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है चर्चा में। भाटिया साहब, मेरा सवाल आपसे 2 लाख करोड़ के आंकड़े को लेकर बात चल रही है, पर अक्सर कहा जाता है कि आंकड़े क्या सब कुछ चीजों को बैलेंस कर देते हैं? आंकड़ा तो बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए और तमाम घोषणाओं को उसमें शामिल किया जा सकता है, लेकिन इस बार के बजट को किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का वित्त मंत्री के तौर पर यह पहला बजट है। 2 बड़ी बातें, बजट पहला है और उनके नेतृत्व में 2 चुनाव वो जीत चुके हैं, निकाय चुनाव और प्रदेश का चुनाव। दूसरा, आगे कोई चुनाव नहीं है, लेकिन उनको अपने मुख्यमंत्री के पहले कार्यकाल और वित्त मंत्री के तौर पर उनका ये जो कार्यकाल है, इसको साबित भी करना है। तो आपके लिहाज से बजट कैसा आपको नजर आता है? आंकड़ों में रहेगा या फिर बहुत चीजों को बैलेंस करने का प्रयास किया जाएगा? देखो, हरियाणा में जो नायब सिंह सैनी सरकार का जो पहला बजट आएगा जी, सबसे बड़ा जो चुनौती है, सबसे बड़ा जो चैलेंज है, वो चैलेंज है आपके 25 जो संकल्प थे। आप अगर अपने 25 संकल्पों में से कितनों को पूरा करते हैं, जैसा कि प्रेम जी भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे, यह बजट लगभग 1,95,000 करोड़ का आने की संभावना है। और हरियाणा के ऊपर जो सबसे जो बड़ी बात है, हरियाणा के बजट का एक बड़ा हिस्सा लगभग 30% 60,000 करोड़ रुपया कर्ज उतारने व उसके ब्याज में जाएगा। और उसके अतिरिक्त महिलाओं को आप देखेंगे, महिलाओं को, सभी महिलाओं को, मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, उसमें जो सबसे पहला था, सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपया। ये जो 20 विधानसभा में संकल्प आए थे, उसमें ये था सभी महिलाओं को, लेकिन अब सभी महिलाओं के बजाय बीपीएल परिवार की महिलाएं को ही शायद 2100 रुपए दिया जाए जी। और वो चाहे वादा इन्होंने गलत किया था, सभी को देने का किया था, लेकिन रियलिस्टिक भी यही है कि जो गरीब है उनकी मदद की जाए। और इसके लिए भी 12,000 करोड़ के लगभग की राशि जो है वो प्रावधान करना पड़ेगा। अब वो कहां से लाएंगे? हरियाणा के निश्चित रूप से जीएसटी में भाग बढ़ रहा है, जीएसटी से पैसा बढ़ रहा है, पेट्रोल से पैसा आ रहा है, लेकिन बजट के ऊपर जो सबसे ज्यादा जो बजट के ऊपर ये है, अभी एक तो फजूल खर्ची। फजूल खर्ची इस चीज की है कि जो परियोजनाएं सैंक्शन की जाती हैं वो समय पर पूरी नहीं होती, और वो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल देरी से होती है। उसका बजट कई गुना अधिक बढ़ जाता है, जिस कारण सरकार पर भी आरोप लगते हैं कि उसका प्रशासन जो है वो सही ढंग से काम नहीं करता। इस कारण अगर कुछ फजूल खर्ची को बचा लिया जाए, और अभी पे कमीशन आने वाला है, जब पे कमीशन आएगा तो मेरा चुनाव के दिनों में मैंने आपसे भी बात की थी, और एक अधिकारी थे, बड़े अधिकारी सीएमओ में, उनका ये कहना था भी अगर कांग्रेस चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो वादे हैं उन्हें अगर पूरा करना होगा तो 50,000 करोड़, जो 50,000 करोड़ रुपए की और जरूरत होगी बजट में, लेकिन इतना बजट बढ़ेगा नहीं। अब जैसे ये भी था 10 लाख रुपया आयुष्मान का 10 लाख रुपए की है, जो ये चिरायु योजना, आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख का मुफ्त इलाज है। पहले ही हरियाणा में आयुष्मान के अंतर्गत चिकित्सक अनेक बार हड़ताल की धमकी दे चुके हैं, उनकी भुगतान नहीं हो रहे, और कुछ स्थानों पर आयुष्मान के अंतर्गत कई अस्पतालों ने इलाज करना बंद कर दिया। ये चुनौतियां हैं। विकास को जारी रखना भी एक चुनौती है। आप विकास योजनाओं पे पैसा नहीं दे पाओगे। उसके अतिरिक्त अगर 2 लाख नौकरियों बिना खर्ची पर्ची की आप देखेंगे, पहला जो संकल्प था सभी महिलाओं को, दूसरा 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण, 50
1000 स्थानीय युवाओं को नौकरी उसमें उपलब्ध होगी। फिर चौथा था 24 फसलों की एमएसपी। अब एमएसपी दी जाएगी, 24 फसलें होती नहीं है। और 2 लाख युवाओं को पांचवा था बिना खर्ची पर्ची नौकरी, सरकारी नौकरी देती। मेरा ये मानना है सरकार कभी भी 5 सालों में भी 2 लाख नई नौकरियां पैदा नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि सरकार के पास बजट नहीं है। अगर बजट होता तो आपके पास 1,20,000 युवा जो पहले ही काम कर रहे हैं कौशल योजना के अंतर्गत, हायर एजुकेशन होते हुए भी वो थोड़े थोड़े 18,000, 20,000, 22,000 पे काम कर रहे हैं। आप सबसे पहले उनको पक्का करो। सरकार कौशल योजना क्यों चलाई हुई है और भारत सरकार अग्निवीर योजना क्यों चलाई हुई है? क्योंकि सरकार के पास सरकारी जो नौकरियां देने के लिए, और खास तौर पे जो कांग्रेस गवर्नमेंट पुरानी पेंशन स्कीम को बंद किया था, और ये भी वादा है कि हम पुरानी पेंशन लेके आएंगे। पुरानी पेंशन आप कौशल विकास योजना के अंतर्गत पेंशन है ही नहीं। तो इस सारे चीजों से बचने के लिए कौशल विकास योजना, एक योजना हुड्डा साहब चाहे प्राइवेट उस समय लेके आए थे, जो प्राइवेट ठेकेदारों के अंतर्गत था, जिसे मनोहर लाल जी ने एक सरकारी रूप दे दिया था, एक निगम बनाकर। लेकिन इनको 1,20,000 युवाओं को के साथ भेदभाव हो रहा है, मेरा मानना है। उनके साथ मैं तो ये कहूंगा शोषण हो रहा है। आप पीएचडी हो, आपको अगर आप पढ़ाई करवा कॉलेज में प्राध्यापक लगे हो, आपको 45,000 मिल रहे हैं, और जो गवर्नमेंट प्राध्यापक है जो उसके ऊपर है नियमित है, उसको 2 लाख से अधिक मिल रहा है। इसी प्रकार एक जेई है, जेई को 18,000, 22,000, 20,000 इलेक्ट्रिकल जेई है, पीएनआर का जेई है, उनकी जिम्मेवारी भी नहीं है। वो काम भी कैसा करेंगे? सरकार को सबसे पहले मेरा ये मानना है इनमें से चुनिंदा कुछ चीजें बजट में आएंगी, क्योंकि 100 रुपए वाला बीपीएल परिवारों के साथ जोड़ के आएगा। अभी मुझे नहीं लगता 5 लाख को 10 लाख किया जाएगा आयुष्मान कार्ड को। फिर उज्ज्वला स्कीम है, नौकरियों वाला मामला भी आप देखेंगे, इसको पीछे छोड़ा जाएगा। और शहरों और ग्रामीणों में आवास योजना का भी रूप बदल गया है। शमशेर जी, आवास योजना में आया था 100 गज का फ्री प्लाट देंगे। मेरे पास इसके पुख्ता प्रमाण है, मेरे पास है कि 30 गज का प्लाट दिया जा रहा है, वो भी पैसों से दिया जा रहा है। तो ये जो मुफ्त आवास देने की योजना है उसका रूप भी बदला जा रहा है, क्योंकि 5 लाख परिवारों को पक्का मकान, अगर 100 गज में मकान 10 लाख का बनता है तो कितना बजट चाहिए होगा। इसी प्रकार अभी बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज जाने वाले प्रत्येक उसकी स्कूटरी दी जाएगी। अब ये स्कूटर या स्कूटरी, अब मुझे नहीं लगता ये इस बार कम से कम आएगा। फिर एक नई चीज लेके आए, जब अग्निवीर का शोर मचा केंद्र सरकार में, तो हरियाणा सरकार लेके आई हर हरियाणवी को अग्निवीर की सरकारी नौकरी की गारंटी है। जब आप कौशल विकास योजना के तहत पहले ही आप लोगों को कच्ची नौकरी दे रहे हो, तो इनको कैसे नौकरी पक्की? ये जो भारतीय सेना में जो हमारे हरियाणा का हिस्सा है वो लगभग 10% है। अगर अग्निवीर 10% के हिसाब से अभी तो लग रहे हैं, 4 साल बाद जब ये सेवानिवृत्त होके आएंगे, मुझे नहीं लगता इन सभी को पक्की नौकरी का कोई देगा। इन सारी गारंटियों के कारण शमशेर जी, जो नियमित काम है, शहरों की सफाई का काम है, शहरों में रिपेयर्स का काम है, सड़कों की रिपेयर, आप देखेंगे हाईवे हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो राज्य की सड़कें हैं उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। नहरों के पुलों की हालत अच्छी नहीं है, नहरों की सफाई नहीं है। हमें विकास कार्यों पे पैसा बचाना होगा, और वो भ्रष्टाचार। एक अहम बात आपने भाटिया साहब इस दौरान कही है कि जो पैसा हम बजट में आवंटित करते हैं उसमें बहुत बड़ा पैसा ऐसी चीजों पर लग जाता है जिनकी इतनी ज्यादा आवश्यकता नजर नहीं आती। उसमें चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन की बात भी करते हैं, इसके साथ साथ
महिलाओं को जो हम 21 रुपए देने की बात करते हैं, और बड़ी बड़ी ऐसी बातें जो चुनावी वादों के दौरान कही तो जाती है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए पैसा वहां पर खर्च हो जाता है। बाकी जो बेसिक जो चीजें, बुनियादी जो जरूरतें हैं, उनको लेकर दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। आपका मानना है? मेरे साथ अश्विनी जी हैं। 10 सेकंड में एक लास्ट दो चीजें मैं कह दूं, फिर आप तीसरे गेस्ट के पास चले जाएं। अब जैसे शिक्षा और चिकित्सा, ये दो प्रमुख चीजें हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में 50% से अधिक डॉक्टरों की सीटें खाली हैं, और शिक्षकों की भी बड़ी संख्या शिक्षकों की भी खाली है। मैंने आपको 14,000 स्कूल हैं, उनमें से 500 के लगभग स्कूल ऐसे हैं जिसमें बच्चे ही नहीं है, टीचर हैं, और कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे बच्चे हैं, टीचर नहीं है। चीजों को ये अभी 4.5 साल कोई चुनाव नहीं है, सरकार को कुछ कड़े कदम, जैसे कोई मलेरिया हो जाता है तो कुनीन की दवाई भी देनी होगी, भ्रष्टाचार को भी लेकर, और जो वेस्टेज हो रही है उसको भी बंद करना होगा। बेवजह कहाँ पैसा बर्बाद हो रहा है, उस पर मॉनिटर करने की आवश्यकता, उस पर काम करने की जरूरत है, आपने कहा। अश्विनी जी मेरे साथ। अश्विनी जी,